नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। इंडिया में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसमें तमाम ऐसे जो लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं कि उनका जो खाना है वो कहाँ से आ रहा है, कौन इसे बनाता है और इसके पीछे की पूरी जो कहानी है वो क्या है। इसी बीच कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो गाँव से लेकर शहरों तक का जो सफ़र है वो तय करते हैं, लेकिन इनके बीच में तमाम ऐसे वो जो काम हैं वो करते हैं। ऐसे ही एक स्टार्टअप की कहानी आज हम आपको अपने इस पॉडकास्ट में बताने जा रहे हैं। हम आपको एक ऐसे फाउंडर से मिलवाएंगे जो आपको ये बताएंगे कि आखिरकार उनका ये जो स्टार्टअप है वो कैसे काम करता है। हमारे साथ सत्यम भंडारी मौजूद हैं आज। सत्यम फोरेका के फाउंडर हैं एंड सीईओ भी हैं। सत्यम, बहुत स्वागत है आपका। सत्यम, सबसे पहले तो चूँकि फोरेका आपका स्टार्टअप है, कैसे ये काम करता है सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को वो बताइए। फोरेका अगर हम बात करें किसानों के साथ कैसे काम करता है, तो हम लोग फेयर ट्रेड के साथ शुरू करते हैं, जहां दोनों एज अ कंपनी एंड फार्मर्स के पास ऑप्शन टू एग्जिट होता है। जब ट्रेड हम बीच में करते हैं उसके बाद हम किसानों की कंपनीज़ बनाते हैं कि बस वो ग्रोवर तक सीमित ना रहें, बल्कि अपने एंटरप्राइजेस बना सकें जिससे रोज़गार के अवसर गांव में सृजन हो सके, उनको आउट माइग्रेट ना करना पड़े। अगर हम आगे बात करें कस्टमर के साथ फोरेका कैसे इंगेज करता है, तो फोरेका एक कड़ी है जो बस किसान जो ग्रो कर रहे हैं उसका वैल्यू एडिशन के साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट मॉडल बिल्ड करता है, जहां आप अपने ऑयल्स बनते हुए लाइव देख सकते हैं। हमारे कुछ एक्सपीरियंशियल स्टोर्स हैं और इसके साथ ही हम लोग एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। अल्टीमेटली मिशन ये है कि एक विश्वास पैदा हो और ओरिजिन पता हो कि मेरा खाना कहाँ से आ रहा है, और जो ऑयल मैं अपने किचन में डेली यूज़ करता हूँ फॉर कुकिंग वो कहाँ से आ रहा है। बिल्कुल। इसकी अगर मैं शुरुआत जर्नी की अगर मैं बात करूं, क्या उस टाइम पे ऐसा माइंड में चल रहा था कि आपको लगा कि अब फोरेका स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड जब ये स्टार्ट हुआ उस टाइम पर क्या चैलेंजेस आपके रहे? आई थिंक जब मैं अपने 20s में था तो ट्रस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मुझे लगता है कि वो चाहे वो हमारे खाने के साथ रिलेशनशिप है या हमारे पर्सनल रिलेशनशिप हैं, बहुत ज़रूरी भूमिका निभाता है। तो अडल्ट्रेशन और ये सब चीज़ें मार्केट में आपको पता ही है किस तरीके से फैलती हैं, और उसके साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा एक कंपनी का मोटिव होता है। एक कहानी तो ये थी जो फ्रंट एंड पे चल रही थी, और पीछे मैं एक सिंगल मदर द्वारा रेज्ड हूँ। तो मैं एक गांव में सन 2019 में काम कर रहा था, जहाँ मैं एक महिला को मिला जिनका नाम गीता देवी था। तो बहुत गरीबी थी और वो एक ट्राइब से बिलोंग करती थी। उन्होंने मुझे बताया कि 22 साल की उम्र तक चाय पीना उनके लिए एक सपना था। कभी पहली बार उन्होंने 22 साल की उम्र में चाय पी, और वो इसलिए नहीं कि उनके पास दूध नहीं था, बल्कि चीनी और चाय पत्ती लेने के पैसे नहीं थे। और वो 28 साल की उम्र में एक किसानों की कंपनी चला रही थी, जो प्रॉफिटेबल कंपनी थी, और उसमें 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। तो वो देख के मैं बड़ा फैसिनेट था, मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो एक तरीके से कहेंगे तो खुशी के आंसू थे। तो वो एक बड़ा इंस्पिरेशन था, जहाँ से फोरेका का आइडिया शुरू हुआ कि एक सूत्र में हम सब चीज़ें कैसे पिरो सकते हैं, जहाँ किसान, कस्टमर और एक संस्था जो उनके बीच में काम कर रही है सबको एक साथ लेके चले। तो यहाँ से फोरेका शुरू हुआ। बिल्कुल। आपको क्या लगता है ये जो मोमेंट रहा, ये जो घटना रही, इसकी वजह से आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले? आई थिंक इससे हमारी बिज़नेस की एक फ़िलॉसफी डेवलप हुई, जो मिनिमल, एथिकल और आप कह सकते हैं कि डिज़ाइन टू एम्पावर है। तो हम लोग ये तीनों चीज़ें हर समय अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो हमारा बेनिफिशरी फार्मर हो, दोनों को हम वो क्रेडिबल चीज़ दे पाएँ, वो वैल्यू फॉर मनी चीज़ दे पाएँ, रेदर देन बस अदरवाइज़ हम इस उम्र में शायद तेल का बिज़नेस नहीं कर रहे होते। राइट। अगर फोरेका को आपको 2 लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि बिल्डिंग लाइवलीहुड्स फॉर फार्मर्स एंड बिल्डिंग अ ट्रांसपेरेंट मिनिमल प्रोसेस्ड फूड चेन फॉर क्या कहते हैं कस्टमर्स। अभी किन प्रोडक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? आगे क्या आपका प्लान है कि कौन से ऐसे न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो आप लेकर आएंगे? जैसे मैंने फोरेका की फ़िलॉसफ़ी आपके साथ साझा करी कि हम लोग मिनिमल चीज़ें करना चाहते हैं,
तो जो भी चीज़ें पुराने ज़माने में पारंपरिक तरीके से निर्मित होती थी, चाहे वो तेल हो जो कोयले से आते हैं जिन्हें वुड प्रेस्ड ऑयल कहते हैं, चाहे मिलेट्स हों जो एक तरीके का सुपर फूड है, इसके साथ पिकल्स हैं जो दादी का स्वाद और नानी के घर का स्वाद उन अचारों में होता था, और क्योंकि उसमें तेल भी एकदम ट्रांसपेरेंट प्योरिटी के साथ मिलाया जाता था, तो हमारा यही प्रोसेस है कि मिनिमली प्रोसेस्ड फूड, जो कि क्योंकि आजकल सब कुछ अल्ट्रा प्रोसेस्ड है, क्या कहते हैं, रेडी टू ईट है, रेडी टू कुक है, और आपको नहीं पता वो कितने दिन से पैक्ड है, राइट? एंड विच इज़ नॉट हेल्दी। एग्जैक्टली, सो यही हमारा कोर थॉट है कि मिनिमली प्रोसेस्ड फूड हम एक ब्रांड निर्मित करें जिसमें बैकएंड में किसानों की कंपनी बने, और एक मॉडल भी हम फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के लिए बना पाएँ कि वो अगले 2-3 साल में कैसे प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, कि वो अपने खुद के रोज़गार सृजित करें, खुद के लिए वैल्यू एडिड चीज़ें बनाएं। राइट। एंड ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा प्रोडक्ट आप लॉन्च करना है, क्या अभी राइट टाइम है उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, ये पूरा कैसे डिसाइड आप करते हो? देखिए, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पहला अगर हम देखें तो सबसे पहले किसान है, किसान क्या उगा रहा है, लेकिन क्या वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं, मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है, क्या लोग वो परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि वो प्रोडक्ट हम लॉन्च करें या ना करें। एक फिजिबिलिटी स्टडी उसके साथ में होती है, सप्लाई चेन पे हमारी कमांड है या नहीं है, कोई किसानों का बड़ा समूह वो प्रोडक्ट उगा रहा है या नहीं उगा रहा है, इनकेस उसकी डिमांड बढ़ गई तो ये सब चीज़ें हम निर्धारित करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एथिकल और मिनिमल जो मैंने बात करी थी वो हम कोशिश करते हैं कि उस पर अडिग रहें और उसके साथ ही चीज़ें करें। बिल्कुल। एंड कितनी टीम अभी आपके साथ में काम कर रही है? अभी 20 लोग तो हमारी ही कंपनी में काम करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, कुछ 3 से 5 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं जिनमें लगभग 15,000 के आसपास किसान हैं जो एक्टिवली हमसे जुड़े हुए हैं, और हम लोग उत्तराखंड, राजस्थान और कर्नाटका, इन 3 मेजर जगह अभी कार्य कर रहे हैं। एंड आगे प्लान है और स्टेट में जाने का? यस, बिल्कुल। हमारा तो विज़न है कि हम किसानों की कुछ 5 प्रॉफिटेबल कंपनीज़ जो कम से कम 20 करोड़ तक की हों वो निर्मित करें, और एक प्लेबुक तैयार करें जिसको गवर्नमेंट लेवल पे भी, जो ओपन सोर्स हो, जिसको कोई भी, चाहे वो प्राइवेट फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज हो या सरकार हो या एनजीओ हो, जो इम्प्लीमेंट करके ऐसे बहुत सारी किसानों की थ्राइविंग कंपनीज़ हम बना सकें। राइट। अभी अगर मैं बात करूँ, आपने फंडिंग को लेकर या फिर जब स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट किया तो क्या ये सेल्फ फंडिंग ही था? शुरू में जब हमने शुरू किया तो एक विज़न था, उसके बाद खुद के हमारे कुछ सेविंग्स थी, क्योंकि मेरे बाकी के 2 को-फाउंडर्स हम सब एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन इंटेंशन क्लियर था, हम एक मार्केट सक्सेसफुली बिल्ड करने में सक्षम रहे। तो आईटीसी के एक फॉर्मर सीईओ हैं, वो हमारे इन्वेस्टर हैं, कुछ इम्पैक्ट फंड्स हैं इंडिया में, वेंचर फंड्स, तो वो हमारे इन्वेस्टर्स हैं। तो लगभग 2 से 3 करोड़ का फंड रेस करने में हम सक्षम रहे हैं अभी तक। एंड आगे प्लानिंग है कोई भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए? स्टार्टअप की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स रहती हैं, तो उनमें उसके लिए अप्लाई करने का? बिल्कुल, हम लोग ये कॉन्स्टेंटली करते रहते हैं, क्योंकि जो चेंज हम करना चाह रहे हैं वो बस प्रॉफिटेबिलिटी और लाइवलीहुड जनरेशन तक नहीं है, वो माइंडसेट चेंज करने का भी एक प्रोसेस है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं, चाहे फॉर प्रॉफिट कंपनीज़ हैं, चाहे किसान हैं, चाहे किसानों की कंपनीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, सब मिलके साथ काम करें तो एक बेहतर चेंज हम देख पाएंगे। तो हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं कि जो भी हमारे विज़न से, मिशन से अलाइन कर रहा है तो हम सबको साथ लेके चलें। अगर मैं क्योंकि आपने कहा कि हेल्दी प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप डिलीवर करते हैं, हेल्दी प्रोडक्ट्स आप देते हैं, कितना मुश्किल होता है ये हेल्दी प्रोडक्ट्स को या फिर ट्रस्ट एक बिल्ड करना? क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कहा कि ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वो भी हेल्दी खाना ही लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके किचन में जो भी है वो हेल्दी ही है। आपका फ़ोरेका उनसे कैसे अलग है? हम लोग विश्वास करते हैं सीइंग इज़ बिलीविंग में, तो हमारी वैल्यू चेन बहुत ट्रांसपेरेंट है। हम सारी ही मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं। हमारी स्टोरी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि हमारा कॉज एक प्रॉफिटेबल संस्था बनने से शुरू नहीं हुआ। हमारा विज़न किसानों के लिए एक प्रॉफिटेबल संस्था बनाने से शुरू हुआ,
और जिसने हमको लीड किया कि हम लोग ऑयल्स में डील करें, मिलेट्स में डील करें, पिकल्स में डील करें। तो एक तो वो स्टोरी बहुत यूनिक है। दूसरा सेइंग इज़ बिलीविंग पे मैं जब बात कर रहा हूँ, तो आप हमारे स्टोर में जाके अपने ऑयल्स लाइव बनते हुए देख सकते हैं। जो बस तो आदमी वहाँ पे बस एक ऑयल नहीं खरीदता, वो अपनी फैमिली के लिए एक हेल्थ खरीद रहा होता है, राइट। जो उसके फेयर्स हैं, जो उसके एस्पिरेशंस हैं, जो उसके क्वेश्चंस हैं, वो क्लैरिफाई हो रहे होते हैं। तो हम लोग इस प्रकार का एक यूनिक मॉडल बिल्ड करने की प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये चैलेंजिंग है अभी? बिल्कुल चैलेंजिंग है, लेकिन 5-6 साल की जर्नी के बाद अब ऐसा कोई चैलेंज लगता नहीं है लगता जो नहीं है। शायद आप पूरा नहीं कर पाओ। फोरेका जब स्टार्ट किया था तब आपको लगता था कि हम जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनको पूरी तरह से फुलफिल कर लेंगे, या फिर लगता था कि हम लोगों तक इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे? देखिए, हम लोग बहुत इनएक्सपीरियंस्ड थे। बस एक गोल था, एक विज़न था कि हम कुछ करना चाहते हैं। हमारी उम्र लगभग 23-24 साल थी, और शुरू करने से पहले भी हमको सोचना था कि हम लोग कुछ एक्सपीरियंस ले लें फिर शुरू करें, या शुरू करें और उसके साथ एक्सपीरियंस भी लें और चीज़ें सीखते रहें। तो ऑब्वियसली इजी नहीं था। बहुत ऑर्गेनिक तरीके से हमने शुरू किया, बहुत ऑर्गेनिक ग्रोथ करी, लेकिन अब स्केल के साथ थोड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान्ड ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे गांव भी होते हैं जहाँ पर जब भी, अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ कि मान लीजिए कोई नए गांव में हम गए हैं और वहाँ की ऑलरेडी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको कोई भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या फिर हम चाहते हैं कि वो हमसे जुड़ जाएं। बहुत मुश्किल नहीं होता है ऐसे गांव में उनको कन्विंस करना कि आप हमारे साथ में जुड़िए, हमारे बिज़नेस पर आप या हमारे बिज़नेस मॉडल पर आप ट्रस्ट करिए? बिल्कुल बिल्कुल होता है। आप ये मान के चलिए कि आ, अगर हम मिलेट की बात करें, लेट्स से रागी की हम बात करते हैं, फिंगर मिलेट की, तो एक किसान लगभग 30 से 40 रुपए किलो गांव में उसको बेचता है। और जब आप मार्केट से सुपरमार्केट में जाके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो 100 से 120-140 रुपए किलो के आसपास बिकता है। लेकिन किसान के मन में खुद हूबहू ये सवाल होता है कि 40 रुपए की चीज़ 120 की कैसे बिक रही है, राइट। लेकिन जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है, आप उनको समझा पाते हो कि ये 40 का यहाँ से गया, इसमें एक लॉजिस्टिक की कॉस्ट है, पैकेजिंग की कॉस्ट है, वैल्यू एडिशन की कॉस्ट है, जो इसको सेल कर रहा है उनके मार्जिन्स हैं, तो आई थिंक वो कम्युनिकेशन बहुत इजी हो जाता है। तो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी प्राइमरी चीज़ें हैं, और वो ट्रांसपेरेंसी के साथ ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती हैं, चाहे वो फार्मर्स के साथ हो या चाहे वो एंड क्या कहते हैं, कंज्यूमर के साथ। कई बार तो ऐसा होता है कि फार्मर्स को ट्रस्ट दिलवाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और कभी कभी ऐसे होते हैं, बहुत सारे फार्मर्स ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि हाँ ठीक है, हम इजीली ट्रस्ट कर सकते हैं। कभी ऐसा फेज़ आया लाइफ में कि आप गए हों किसी गांव में, फार्मर्स के साथ में उनसे बात आपने की हो और शायद आप उनको कन्विंस ना कर पाए हो? बिल्कुल, ऐसा शुरू में तो काफ़ी बार होता था, और फिर मुझे गांधी की एक बात याद आती है कि आप हैं जो वो चेंज लाना चाहते हैं, राइट। अगर कोई और लाना चाहता तो अभी तक आ चुका होता। इवन वो इंडिविजुअल अगर ये चेंज लाना चाहते तो आ चुका होता। तो ऑब्वियसली आपको ये हेट्रेड, ये रिबेल, ये सब फेस करना पड़ेगा, बट आपको अपने विज़न मिशन से हटना नहीं है। तो ऐसे डेफिनेटली कई किस्से हैं। हम लोग शुरू में गए तो एक विलेज ट्रेडर जो था, वो उनको हमेशा कैश में पैसे देता था, और हमने सोचा कि हम बैंक अकाउंट में दें कि जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उनके पास जाए। उसके बाद हमारी प्रोसेस बहुत अलग थी। हमने गांव में उन किसान का सैंपल टेस्ट किया, उनको बताया कि आपके प्रोडक्ट की ये कीमत है, आप मंडी जाओगे तो आपको ये प्राइस मिलेगा। तो एक फेयर ट्रेड बिल्ड करने की कोशिश करी। और हम लोग उत्तराखंड से थे और राजस्थान के चंबल वाले इलाके में काम कर रहे थे, करौली ज़िले में। तो लोगों को विश्वास नहीं था कि शायद ये लोग लूट के चले जाएंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हुए, बट वो क्रेडिबिलिटी पहले साल वो बैरियर रहा। दूसरे साल से किसान खुद ब खुद हमारे पास आने लगे, अपने सैंपल्स हमें देने लगे, और वो विश्वास फिर बिल्ड हुआ। बट डेफिनेटली क्योंकि वो लोग बहुत साल से चीटेड फील करते हैं। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे वादे हुए, और वो वादे जब पूरे नहीं हुए, और इवन आप ये मानिए कि मैंने एक किसान से पूछा कि आप, ही वॉज 84 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने उनसे पूछा आप अपना खाना कैसे बनाते हैं, क्योंकि वो 84 साल के थे। उन्होंने कहा कि खाना बनाने में कितना समय लगता है, 1 घंटा 2 घंटा। मैं खाना उगाता हूँ, जिसमें 3 से 6 महीना लगता है, तो खाना बनाना कितना मुश्किल होगा। तो
कुछ पॉजिटिव किस्से भी हैं, कुछ नेगेटिव किस्से भी हैं, बट वही अगर आपका इंटेंशन क्लियर है तो आई थिंक लोग वो समझते हैं। जर्नी की जब आपने ये जर्नी स्टार्ट की उस टाइम पर जो आपके जो विजन था या जो आपका थॉट था, क्या आज भी वही है या चेंजेस देखने को मिले हैं सो दैट आप अपने बिजनेस में बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ सकें? बिल्कुल, विज़न तो आई थिंक आपका वही रहता है, लेकिन मिशन आपके चेंज होते रहते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो ये मैं मानता हूँ और ऐसा हमारे साथ काफ़ी बार हुआ है। जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि हम लोग ऑर्गेनिक से अब थोड़ा स्ट्रेटेजिक और प्लान्ड ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई ऐसी सिचुएशन रही हो या कोई ऐसा घटना रही हो कि आपको लगता है कि शायद उसे अब दोबारा से सीखने की ज़रूरत है? आई थिंक एक एंडलेस जर्नी है, कोई एक मुकाम नहीं है कि जहाँ पहुँच जाओगे और सब कुछ समझ आ जाएगा। 3 साल पहले कुछ एक्सपीरियंस लोग जो हमें कहते थे, हमें तब समझ नहीं आता था, लेकिन आज वो सब लगता है कि हाँ बात तो सही थी। सिमिलरली आई थिंक डिफरेंट स्टेजेस हैं जहाँ पे आप कुछ बट करना ज़रूरी है, मतलब आप बस बैठ के नहीं रह सकते। तो हमारा ये मानना है, और ऑब्वियसली चीज़ें विथ टाइम चेंज होती हैं। आपको खुद में भी और बाहर भी कुछ चेंजेस पुश करने होते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना होता है। और बट अभी वो 5-6 साल काम करने के बाद एक एक्सपीरियंस ये भी है कि डिस्कार्ड हम सारे थॉट्स को नहीं करते। जितने आइडियाज़ एग्जिस्ट करते हैं, जितने थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं, आप उन सबको सुन लेते हैं, समझते हैं। तो ये बेसिक चेंज हुआ है। एक पर्टिकुलर किस्सा तो कभी ध्यान में याद नहीं आ रहा है अभी। ओके। उत्तराखंड से आप हैं एंड आपने बताया कि राजस्थान में भी आप गए हैं, वहाँ पर बातचीत आपने की है, वहाँ पे आप काम कर रहे हैं। अगर उत्तराखंड से लेकर राजस्थान की अगर हम बात करते हैं या फिर हम शहर से गांव की तरफ जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमको वो सिचुएशन जो है उसको देखने में, समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी प्रॉपर वहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जो कि आप फोरेका को, उसके बिजनेस को पूरी तरह से बदल दिया हो? सो फोरिका जब शुरू हुआ तो उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था, और उत्तराखंड में हम लोग मिलेट्स पे काम कर रहे थे। रुद्रप्रयाग और चमोली ज़िले में हम इंटीरियर गांव में जाते, जहाँ जहाँ तक सड़क अभी नहीं पहुंची, और महिलाओं के साथ वहाँ वर्कशॉप लेना, क्योंकि हिमालयन रीजन में तो महिलाएं ही पहाड़ की एक बैकबोन है जो वहाँ के सारे काम कर रही हैं, वहाँ की इकनॉमी चला रही हैं। तो हम लोग वहाँ थे, और वो बिज़नेस हमारे लिए एक तरीके से थोड़ा सा हम कहेंगे तो सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट बहुत सारे थे, क्योंकि वहाँ पे स्टेप फील्ड्स हैं और उतना उस लेवल पे उस स्केल का प्रोडक्शन नहीं था। तो हमारे सारे पैसे ख़त्म हो गए और हम लोग नाउमीदी की तरफ जा रहे थे। तो बट अगेन आपका वही जो इंटेंशन अगर ठीक रहता है, तो हमें एक मौका मिला एक्सपेंशन का। तो जब शुरुआत हुई थी तो हम उत्तराखंड फोकस्ड थे, क्योंकि हमारे लिए भी वहाँ का एक रेजिडेंट होना सोशियो इकोनॉमिक बहुत सारे तरीक़ों से फ़ायदेमंद था कि हम वहाँ पे कुछ चीज़ें कर पाते। लेकिन एक थॉट ये भी चेंज हुआ कि आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि भी अलग अलग हो सकती है। हर ये कंपलसरी नहीं है कि आप वहीं ग्रो करें जो आपकी जन्मभूमि है। तो राजस्थान में हमने एक्सपेंशन किया, और जो पहला चैलेंज हमारा था सप्लाई चेन वाला, वो हमने सबसे पहले देखा पहली स्टेज में। तो राजस्थान में सप्लाई का कोई इशू नहीं था, किसानों के पास बहुत अच्छी मात्रा में वहाँ पे ऑयल सीड्स थे जो साल भर एक पोटेंशियल बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो वो एक नई चीज़ सीखी। बट भाषा एक चैलेंज थी, ट्रस्ट बिल्ड करना एक चैलेंज था जो उत्तराखंड में नहीं था। तो इस तरीके से मेजरली हमने पिवट भी किया। और तो जब भी आप किसी कहीं पर आप गए और आप फोरेका जो काम करता है, तो जैसे आप किसानों का लाइक कैसे रहता है कि उन्होंने सरसों उगाया या उन्होंने खेती की, तो आप उसे किस तरीके से कन्वर्ट एक ऑयल में, या फिर क्योंकि कम प्रोसेस्ड आपका जो इसका टैग है कि आपको हेल्दी प्रोडक्ट ही डिलीवर करने हैं, उसको आप क्या, आपके पास मशीनरीज हैं, क्या हैं, किस तरीके से आपका फोरेका ये, एक बार मैं थोड़ा दोबारा से इसे समझना चाहूँगी कि कैसे, क्योंकि अगर किसी को ये बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रहे। राइट। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि हम लोग एक पैरेलल सिस्टम नहीं बना रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट, NGOs जहाँ तक किसानों के साथ काम कर चुके हैं,
हम उस लकीर को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि एनजीओज़ और गवर्नमेंट का काम मार्केटिंग नहीं है, उनका काम फैसिलिटेशन है मार्केटिंग को, बट कोर मार्केटिंग का काम नहीं है। तो एक तो वहाँ पे हम लोग मेजरली काम करते हैं। अब ये जर्नी शुरू कैसे होती है, तो अभी चंबल वाले जिस क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे लगभग 20 साल पहले पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी। उसको डांग क्षेत्र कहते हैं, एक टॉप हिल वाला एरिया होता है, और पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो सरकार और कुछ एनजीओज़ ने मिलके पॉइंट्स बनाने शुरू किए। जब पॉइंट्स बनने शुरू हुए तो जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं, जो ट्राइब्स वहाँ पे रहती हैं, वो एक फसल से 2 फसल करने लगी, क्योंकि बस रेन फेड था। तो जब ये सब हुआ तो खाद, और वो लोग आज भी पेस्टिसाइड और यूरिया उस स्केल पे यूज़ नहीं करते, क्योंकि खेती ही लगभग बहुत कम टाइम पहले उन्होंने लेकिन रेगुलर सत्यम, शुरू अभी तो करी। बहुत सारे ऐसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं, फार्मर्स हैं, जो कि अपने खेतों में, क्योंकि पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले उस हिसाब से बारिश भी होती थी, सारी चीज़ें होता था, लेकिन खेतों में अभी उस हिसाब से नई फसल हो पाती, तो उनको वो केमिकल और पेस्टिसाइड जो हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं। तो कैसे आप ये चेक करते हैं कि सरसों अगर हो रही है या कोई भी आप किसी से बीज ले रहे हैं, कुछ भी है, तो वो प्योर ही है? देखिए, तो हम उन्हीं किसानों के साथ काम करते हैं जो प्राकृतिक खेती कर रहे होते हैं, उन्हीं संस्थाओं के साथ जुड़ते हैं। तो ये शुरुआत होती है इनपुट से। सबसे पहले जब किसान अपने खेत में जो कुछ भी डालता है, चाहे वो खाद हो, चाहे वो जीवामृत हो, अगर आप नेचुरल फार्मिंग की तरफ देखें तो ये कुछ टर्म्स हैं, राइट। तो हम ये इंश्योर करते हैं कि उस किसान के पास भैंस या गाय है क्या, क्योंकि खाद तभी होगी जब भैंस या गाय होंगे। कोई अगर कहे कि मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और उसके पास अगर गोबर नहीं है, खाद नहीं है, अगर वो सब चीज़ें नहीं निर्मित हो सकती, तो वो एक बड़ा सवाल होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये इंश्योर करते हैं। उसके बाद कुछ टेक्निकल संस्थाएं हैं जो इन चीज़ों में कि वो खाद बेहतर कैसे बनाई जा सकती है प्राकृतिक चीज़ें यूज़ करके, जिसमें बिल्कुल भी केमिकल, पेस्टिसाइड, यूरिया नहीं है, वो सब निर्मित करके वो नेचुरली ग्रोन होता है। सीड हमारे पास आता है, हम उसका लैब टेस्ट करते हैं। तो जितने भी केमिकल टेस्ट हैं, हम एक NABL सर्टिफाइड FSSAI लैब से वो सारे टेस्ट करवाते हैं। जब वो केमिकल टेस्ट सारे पास हो जाते हैं कि वो केमिकल्स उसमें नहीं है, जनरली सरसों में लोग मैनकोज़ैब करके केमिकल डालते हैं, जब कोहरा लगता है तो फसल ख़राब होने लगती है, उस समय वो केमिकल यूज़ होता है। लेकिन उस क्षेत्र में कोहरा उस स्केल पे नहीं है, पॉइंट 1। दूसरा, वो लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और एक्सपोजर अच्छा है, क्योंकि टॉप हिल वाला क्षेत्र है, तो ऑटोमेटिकली ये समस्याएं नहीं आती। और कोई डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर भी वहाँ पे नहीं है जो ये पेस्टिसाइड बेचे। तो एक इकोसिस्टम आपने सरकार, संस्था और किसानों के साथ मिलके बनाया है कि वो चीज़ ना अवेलेबल है। और एक सक्सेस स्टोरीज़ काफ़ी हैं, जैसे राजेश एक फार्मर हैं जो टमाटर से लेके, पपीते से लेके और सरसों से लेके बहुत कुछ चीज़ें उगाते हैं, और वो काफ़ी स्केल पे ये कर रहे हैं और प्राकृतिक खेती करके ये सब करते हैं। तो वो एक रोल मॉडल फार्मर हो जाते हैं, क्योंकि फार्मर के लिए फ़ायदा ये है कि उनकी इनपुट कॉस्ट पैसों से नहीं देनी पड़ती, राइट, क्योंकि खाद और ये सब चीज़ें घर पे ही बन जाती हैं। तो इस तरीके से हम उन्हीं किसानों के साथ काम करते हैं जो नेचुरल फार्मिंग कर रहे हों। इससे CO2 का एमिशन ऑलरेडी कम हो जाता है, क्लाइमेट पे नेचुरल चीज़ें यूज़ करके एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एंड कितना टाइम लगता है इसमें? जो आपने बोला कि इसको हम जो बीज है उसे हम चेक करवाते हैं, लैब में भेज रहे हैं, कितना टाइम लगता है फिर उसको ऑयल में कन्वर्ट होने में? फिर लैब में लगभग 1 हफ्ता या 10 दिन में आपकी रिपोर्ट आ जाती है, क्योंकि हम लोग गांव और शहर के बीच का मीडिएशन है, तो हम रहते भी उधर ही हैं। हम लोग ना शहर में रहते हैं ना एग्जैक्टली गांव में रहते हैं, एक छोटे Tier 4 शहर में रहते हैं जहाँ पे बिजली की सुविधा हो, कि मशीनरी चल सके, ट्रांसपोर्टेशन हो, कि जो पैन इंडिया डिलीवरी के कुरियर्स हैं वो अवेलेबल हों। तो लगभग 7 से 10 दिन का समय लगता है लैब टेस्ट कराने में। अब बात करें ऑयल की, इसके बाद अगर सैंपल टेस्ट पास हो गया तो ऑयल निकालने में हम लोग कोल्ड प्रेस्ड मशीन यूज़ करते हैं, जिसका तापमान 30 से 40 डिग्री रहता है, लगभग रूम टेम्परेचर के बराबर। इससे निकालने से हीट नहीं जनरेट होती, तो अगेन वो ग्लोबल वार्मिंग वाले पार्ट में फिर से आप कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, राइट। दूसरा एंगल है कि कम तापमान पे निकालने से ऑयल में जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो नेचुरल इम्प्योरिटीज़ हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं,
उसके अलावा ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो मेन रीज़न है ऑयल कंज्यूम करने का, अगर आप वेगन हो या वेजिटेरियन हो तो ऑयल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। और गुड फैट्स जो होते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, ये सब आपको प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन तभी जब आप ऑयल को कम तापमान पे निकालोगे। जैसे पुराने ज़माने में बैल घूमता था और तेल आता था, वैसे ही कोल्ड प्रेस मशीन या वुड प्रेस मशीन हम अभी अपने सेटअप में यूज़ करते हैं। राइट। कई बार ऐसा होता है जब भी स्टार्टअप की शुरुआत होती है, जब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, माइंड में थॉट आता है, उसके बाद प्लान बनता है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें पूरा उसका पूरा रोड मैप, कैसे हमें जाना है, विजन हमारा क्लियर हो, क्या क्या चीज़ें इसमें लगने वाली हैं, ये सब पूरा क्लियर करके ही आप चलो तभी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो? देखिए, कोई ऐसे रूल बुक तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो ना करें तो आपके लिए बेहतर होंगी। कुछ ऐसे टिप्स अगर देना चाहें हो तो? सकता है फ्रेमिंग आपकी विज़न की ना क्लियर हो, बट विज़न सबका होता है, मेरा ये कोर बिलीफ है। टिप्स के लिए आई थिंक हम लोग बहुत बार शुरू करते हैं हमारे पास जो है, हम लोग शुरू करें मार्केट को जो चाहिए उससे। अब वो प्रोडक्ट फ्यूचरिस्टिक भी हो सकता है डेफिनेटली, और हमारी करंट नीड्स को भी फुलफ़िल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि जो आपको पोटेंशियल ख़रीदार उस प्रोडक्ट का लगता है, आप उससे जाके बात करें, उनके ग्रुप डिस्कशंस करें, उनकी नीड्स को समझें, उनके फियर्स को समझें, उनकी एस्पिरेशंस को समझें, उनके डिज़ायर्स को समझें, तो आप कुछ ऐसी चीज़ बना पाएंगे जो आपका एंड कंज्यूमर वैल्यू करेगा। और बैकएंड में आप उसकी सप्लाई चेन पे रिसर्च कर सकते हैं, एक फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे, बहुत सरल भाषा में, जिसको आप बेचने वाले हैं उससे ज़रूर बात करें, रेदर देन आप खुद से आइडिएट करके कुछ वो चीज़ ना लॉन्च करें जिसकी शायद ज़रूरत ही मार्केट में ना हो। बिल्कुल। फोरेका जब आपने स्टार्ट किया, पूरा विजन आपका क्लियर था, सारी चीज़ें क्लियर थी, प्राइसिंग कैसे आपने डिसाइड की? सो प्राइसिंग का बड़ा यूनिक मॉडल है। हम लोग उन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं जाते जो बहुत हाई मार्जिन्स चार्ज करते हैं, क्योंकि अल्टीमेट थॉट ये है कि जब अच्छी चीज़ कुछ बने तो वो मासेस तक पहुँचे। और ऐसा नहीं है कि मासेस के लिए अच्छी चीज़ नहीं बन सकती, बट वो राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिसाइड करके बन सकती है। तो हम लोग किसानों को डेफिनेटली 2 to 4% हायर प्राइस देते हैं, इवन उनकी कंपनी भी बिल्ड करते हैं उसके अलावा। और उसके साथ जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है उसमें एक सर्टेन लेवल का एक्स अमाउंट ऑफ मार्जिन हम सेट करते हैं, जिससे हम लोग सस्टेनेबल रहें और हम ये काम कर पाएँ जो हम जिस विज़न के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो हमारी प्राइसिंग नॉर्मल ब्रांड्स जो आपको मार्केट में दिखेंगे उनसे 10 to 20% कम दिखेगी, क्योंकि हम लोग मैन्युफैक्चरर हैं। हम लोग किसी और से सामान खरीद के पैक नहीं करते, हम लोग खुद से सब कुछ डेवलप करते हैं, पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं। तो नॉर्मल वुड टू कोल्ड प्रेस्ड ऑयल से आपको 10 to 20% एक मेजर डिफरेंस हमारी प्राइस में दिखेगा। क्या आपका ये भी कॉन्सेप्ट है फोरेका में कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को जोड़ना है गाँव में? डेफिनेटली, मैंने जैसे बात करी कि आई एम रेज्ड बाय अ सिंगल मदर, और शुरुआती दौर में तो मम्मी के बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल थे, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर वेरी अर्ली। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक तरीके से आई, आपको समझ नहीं था कि वो कब आई और कैसे आ गई, जिसने शायद ये एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कहें, या मतलब एक तरीके से ये चीज़ भी बिल्ड करी आपके अंदर। तो वो जब फाइनेंशियली एम्पावर्ड हुई तो मैंने चेंजेस देखे कि मैं भी एम्पावर्ड होने लगा, राइट। सो मेरा ये बहुत कोर बिलीफ है कि महिलाएं अगर एम्पावर्ड होती हैं तो वो आने वाली जनरेशन पूरी एम्पावर्ड हो जाती है। और जैसे मैंने गीता देवी का एग्जांपल दिया था, जिनके लिए चाय पीना एक सपना था और कैसे वो एक सक्सेसफुल संस्था मध्य प्रदेश में चला रही थी। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। और मैं एक्चुअली जनरली डे टू डे चीज़ों में, अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बर्न आउट होते हो, तो बट व्हेन आई सी अ एम्पावर्ड वुमेन, तो मुझे वो गीता देवी और अपनी मदर और ऐसी बहुत सारी महिलाएं याद आती हैं, उनके किस्से याद आते हैं, और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी उन चीज़ों पे हो जाता हूँ। तो डेफिनेटली महिलाओं के समूह, महिलाओं की कंपनियां ही हम कोशिश करते हैं। तो आप अगर देखोगे, जिन किसानों की कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्टर भी महिलाएं हैं, वैल्यू एडिशन में जो महिलाएं काम कर रही हैं वहाँ भी, और किसान भी महिलाएं हैं। तो कोशिश और प्रयास यही रहता है कि महिलाओं के साथ मिलके एक बस उनकी करंट इनकम ही इंक्रीज़ ना करी जाए,
उनके लिए करंट लाइवलीहुड ऑप्शंस ना दिए जाएं, बल्कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ, अपने बच्चों को अच्छी हेल्थ की सुविधाएं दे पाएँ, खुद वो चीज़ें ले पाएँ। तो ये कोर गोल रहता है। बिल्कुल। हर एक बिजनेस में या किसी स्टार्टअप में हम देखते हैं कि एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चाहे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें। आगे प्लान है कि फोरेका में भी एआई को यूज़ करना है या फिर चीज़ें थोड़ी सी इजी हो जाएं? सो अगर आप तेल को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो तेल के बीच में भी एआई है। हाँ, जोक्स अपार्ट, बट यस, तो हम लोग एआई को विज़न नहीं मानते या मिशन नहीं मानते। हम लोग एआई को एज अ टूल देखते हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है, चाहे वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कंट्रोल में हो तो वहाँ पे एआई डेफिनेटली इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। किसान की फसल की देखरेख करने में हो, क्योंकि रिसेंटली मैं एक जापान गया था तो मैंने वहाँ देखा टमाटर एआई के हेल्प से उगाए जा रहे थे, और कितना पानी आप उनमें डाल सकते हो, कब किस फ्रिक्वेंसी के साथ पानी डालना है, ये सारे इनपुट आपके मोबाइल में आते हैं। तो इन मल्टीपल चीज़ों में डेफिनेटली एज अ टूल एआई को यूज़ किया जा सकता है, बट उस टूल को ज़रूरत के हिसाब से बनाना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन कि वो एक अलग काम हो जाए। आगे क्या मिशन है, क्या गोल है, क्या टारगेट है आने वाले 5 सालों में? देखिए, हम लोग प्रयासरत हैं कि हम 5 प्रॉफिटेबल फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ का एक मॉडल बनाएं जिसमें थ्राइविंग फार्मर्स हों, गाँव में रोज़गार के अवसर पैदा हों, उसके साथ ही एक प्लेबुक बनाएं जिसको गवर्नमेंट एनजीओज़ एक बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि किसान ग्रो करने के बाद, वैल्यू एडिशन करने के बाद कुछ बड़ी कंपनी का रूप ले, और जितने ब्रांड्स अभी तक हम देखते आए हैं, ऐसे किसानों की कंपनी के अगर ब्रांड हो तो शायद बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग कुछ और प्रोग्रेसिव काम करना शुरू करें। एक थॉट तो ये है। दूसरा थॉट, हम लोग देखते हैं कि आई थिंक एसएमई आईपीओ की तरफ, जहां हम लोग लगभग 80 से 100 करोड़ का एक रेवेन्यू करें, उस स्केल तक पहुँचें। रेवेन्यू वैल्यूएशन, इसको लेकर क्या आगे आपका प्लान है, या फिर क्या कोई टारगेट है कि इतने साल तक या फिर इस साल हमको ये टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लेना है? बिल्कुल, डेफिनेटली ईयरली टारगेट्स और क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे मैंने कहा कि हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेटेजाइज करके प्लान्ड हो रहे हैं, तो ईयरली और ये सब सारे टारगेट्स आपके होते हैं। अभी हम लोग, हमारी कोर फिलॉसफी, हमारा मानना ये है कि एक बीज से पेड़ बनने में कुछ समय लगता है, तो मिनिमल एथिकल और उस ट्रांसपेरेंसी और प्योरिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इतनी जल्दी ऐसा नहीं भागना चाहते कि हम एक हाइब्रिड पेड़ बन जाएं, कि जो एक साल में ही इतनी फसल देने लगे जितना वो कैपेबल नहीं है। तो हमारा कोर थॉट वो है, तो हम लोग एक सस्टेनेबल अप्रोच के साथ ग्रोथ करना चाहते हैं जिसमें 2x 3x हमें लगता है कि काफ़ी है विद इन अ ईयर। बिल्कुल। एंड फोरेका भी प्रॉफिटेबल है? फोरेका कुछ महीने प्रॉफिटेबल होता है, कुछ महीने लॉसेस में रहते हैं, क्योंकि हम लोग स्केल के साथ आपको बर्न भी करना होता है। इस बात पे सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, बट हम लोगों ने जैसे एक्सपीरियंशियल स्टोर खोलने शुरू किए हैं इन इंडिया, और देहरादून में हमने अपना पहला एक्सपीरियंशियल स्टोर खोला है, तो कुछ समय लगता है चीज़ों को जमने में, समझाने में, क्योंकि इससे पहले लोगों का कहना है कि उन्होंने कांच की दुकान में जाके तेल नहीं खरीदा या इतनी हाइजीनिक जगह से तेल नहीं खरीदा, तो ऑब्वियसली उन चीज़ों के पीछे कुछ कॉस्ट आती है। लेकिन हम एक नया मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ लोगों को एक अच्छा अनुभव मिले, वो देख पाएँ, समझ पाएँ, जो उनकी जिज्ञासा है वो पूछ पाएँ। बिल्कुल। देहरादून से आगे कौन सा नेक्स्ट आपकी सिटी रहेगी? लोग एनसीआर में एक कंपनी के साथ, बहुत रिसेंटली एक अच्छी स्केल की कंपनी है, तो उनके साथ 2 स्टोर अभी शुरू करने वाले हैं जुलाई ऑनवर्ड्स। किसी के साथ में कोलैबोरेशन या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आप हैं अभी इस टाइम पे? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे हम लोग अमेज़ॉन पे अवेलेबल हैं, अमेज़ॉन से आप हमारे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी खुद की एक वेबसाइट है, और क्विक कॉम की तरफ हम सोच रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट थॉट जो हमने शेयर किया कि हम लोग चाहते हैं एंड कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिले, तो बस वो चीज़ें हम वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। राइट। एंड
किसी एक पर्टिकुलर जगह की मैं बात करूँ या फिर किसी चंबल वाला जो एरिया आपने बताया वहाँ की अगर मैं बात करूँ, कितने लोग वहाँ से आपके साथ जुड़े हुए हैं और उनका वो कमीशन बेसिस पर या फिर कैसे जुड़ते हैं आपके साथ में? देखिए, अगर हम चंबल वाले क्षेत्र की बात करें तो डांग विकास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। उसमें लगभग 2000 मेंबर्स हैं और वो सब किसानों की ही कंपनी है। उसके बोर्ड में सारी महिलाएं ही हैं और अ, वो हमसे इस तरीके से जुड़ते हैं कि अगर उनको कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग या उसके साथ लेट्स से एग्रीगेशन करना है, सरसों खरीदनी है, तो वो किस पैरामीटर पे ख़रीदते हैं किसानों से, वो सब एसओपीज़ बनाने में हम उनको हेल्प करते हैं। उसके बाद जो भी वो प्रोक्योरमेंट करते हैं, ख़रीदते हैं, वो हम उनसे बाई बैक करते हैं। उनके लिए वैल्यू एडिशन में, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने उनकी भी एक यूनिट एक पार्टनर एनजीओ के साथ मिलकर इस्टेब्लिश करी है, तो वो जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं वो सब चीज़ें, वो ऑयल भी हम उनसे परचेज़ करते हैं, बट ये ज़रूर इंश्योर करते हैं कि उसका क्वालिटी कंट्रोल और लैब टेस्ट हो, उसके बिना वो एंड कंज्यूमर तक ना पहुँचे। बिल्कुल राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन, अभी इस टाइम पर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो, सबसे पहला काम उसे क्या करना चाहिए? इसके अलावा क्योंकि चैलेंजेस आपने बहुत सारे देखे हैं, तो मैं चाहूँगी उसको लेकर भी आप हमारे जो दर्शक हैं उनको भी आप थोड़ा सा गाइड कर दें। मुझे लगता है सबसे पहला काम है खुद के साथ कुछ समय दे के सोचना कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपना विज़न एक लेवल पे खुद के लिए फ्रेम करना। उसके बाद मार्केट में जाके जो आपको लगता है आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं फॉर द प्रोडक्ट और जो भी क्या कहते हैं सर्विस आप बिल्ड कर रहे हैं, उनसे जाके बात करना, उनके साथ फोकस्ड ग्रुप डिस्कशंस करना और फिर एक मिनिमल वायबल प्रोडक्ट उस बेसिस पे तैयार करना, उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स देखना और कुछ चीज़ें आजकल तो एआई पे बहुत इजी है वो सब ढूंढना कि कौन सी चीज़ें ना करें, राइट। कुछ 10 ऐसी चेकलिस्ट बना देना कि ये 10 चीज़ें जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस के साथ निकली हैं, तो वो 10 चीज़ें ना करें, तो आई थिंक इट वुड बी ईजियर। क्योंकि सबकी अपनी जर्नी है, तो कोई एक रास्ता है नहीं, कोई एक तरीका है नहीं एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने का, बट कुछ चीज़ें हैं जो ना करने से आप जल्दी ग्रो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सत्यम हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आपने जो भी जर्नी अभी तक शेयर की है, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आपकी स्टोरी पसंद आई होगी। इसके अलावा फोरेका के बारे में जो आपने बिज़नेस का जो मॉडल बताया है वो आप पसंद आया होगा। आपको कुछ भी अगर सीखने को मिला है इस पॉडकास्ट से तो मैं चाहूँगी कि आप कॉमेंट में बता भी सकते हैं। अगली बार फिर से हम हाजिर होंगे एक और नई स्टार्टअप स्टोरी के साथ में। नमस्कार।